प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1586 सिल्वर आर्मर। देर रात का वक्त था। फॉग वैली के आसपास कोलंबिया और ईस्ट चाइना सी के वॉरशिप्स रोज की तरह पेट्रोल पर थे। बाहर तेज ठंड थी, लेकिन अंदर का टेम्परेचर आरामदायक बना हुआ था। 2 सालों से ये पेट्रोल्स चल रही थी। फॉग वैली में हुई पिछली बड़ी घटना को छोड़कर बाकी वक्त सब शांति से बीता था। नेवी के लोगों के लिए यह रूटीन अब बोरियत का हिस्सा बन चुका था। इसलिए आधी रात के वक्त सेलर्स रम पीते हुए और टेक्सास होल्डम खेलते हुए अपना टाइम पास कर रहे थे। 21वीं सदी के मध्य में वॉरशिप्स काफी एडवांस हो चुके थे, खासकर कोलंबिया के, जिनकी नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाती थी। कॉम्बैट एबिलिटीज के साथ साथ इनके अंदर रहने की फैसिलिटीज भी कमाल की थी। अपोकलिप्स के बाद आम लोगों की जिंदगी से कंपेयर करें तो इन वॉरशिप्स पर रहना किसी स्वर्ग से कम नहीं था। ड्रंक सेलर्स की आवाज, गैम्बलिंग जीतने पर चीखना चिल्लाना और ग्लासेस टूटने की आवाज, सब एक सिम्फनी जैसा लग रहा था। लेकिन कंट्रोल रूम में ऑन ड्यूटी फर्स्ट मेट और ड्राइवर बिल्कुल अलर्ट थे। उन्हें स्ट्रिक्ट पेट्रोल रूट फॉलो करना था, क्योंकि समुद्र में कोई भी अनहोनी हो सकती थी, जैसे एक्सीडेंटली ईस्ट चाइना सी रीजन के वॉरशिप से टकरा जाना। फर्स्ट मेट की कोल्ड आइज एक बॉल्ड ईगल जैसी थी। उसने क्रू को डांटा, ध्यान दो, ये जगह खतरनाक है, तुम नहीं जानते कब क्या हो जाए। एक ऑफिसर ने पूछा, सर, क्या आप उस अटैक की बात कर रहे हैं जो कुछ समय पहले हुआ था? वो बात कर रहा था उस हमले की जो डेंग जिंटोंग ने फॉग वैली में करवाया था। उसी हमले के बाद कोलंबिया और ईस्ट चाइना सी ने मिलकर स्टार आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन आखिर में पता चला कि वो हमला स्टार आइलैंड से नहीं, बल्कि किसी अनजान ताकत से हुआ था। फर्स्ट मेट ने टोपी नीचे खींचते हुए कहा, दुनिया बदल गई है, अब हर जगह खतरा है। यहां तक कि डीप सी में भी अब ऐसे बीइंग्स हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। कोलंबियन नेवी अब बस टूटे फूटे ऑफशोर हिस्सों पर ही राज कर पा रही थी। क्रू ने कंधे उचका दिए, हमें क्या फर्क पड़ता है जब तक हम मस्त जिंदगी जी रहे हैं। तभी कंट्रोल पैनल पर रेड लाइट चमकी और तेज अलार्म बज उठा। वार्निंग, वार्निंग। फर्स्ट मेट की शक्ल एकदम सीरियस हो गई और सब सेलर्स की हंसी ठिठोली बंद हो गई। क्या हो रहा है? वो दौड़ता हुआ कंट्रोल पैनल पर पहुंचा। एक क्रू मेंबर ने जल्दी से रडार जूम इन किया। सर, एक अजीब सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मिला है, प्लीज होल्ड ऑन। कैमरा बार बार जूम कर रहा था, लेकिन फॉग की वजह से ज्यादा साफ कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक आसमान में एक तेज गड़गड़ाहट हुई, जैसे आसमान फट गया हो। बूम! उस लाइटनिंग की रोशनी में सबने देखा, फॉग वैली के बॉटमलेस अबिस से कई फिगर्स ऊपर की तरफ निकल रहे थे, तेज स्पीड में। उनके आर्मोर में स्ट्रॉन्ग मेटालिक चमक थी। वो सभी ह्यूमैनॉइड बीइंग्स थे, मोटे आर्मोर में लिपटे हुए, और हर किसी की पीठ से एक मोटी पूंछ निकली हुई थी। सबसे आगे थे 5 सिल्वर आर्मोर्ड क्रीचर्स, जिनकी लुक काफी हद तक गेट कीपर्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड जैसी लग रही थी। अगर झंगी वहां होता तो वो उन्हें एकदम पहचान लेता। सिल्वर आर्मर्स के पीछे थे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट आर्मोर वाले बीइंग्स, और फिर आए ढेरों साइन आर्मोर में सोल्जर्स। सब एक डिसिप्लिन के साथ मिलिट्री फॉर्मेशन में खड़े हो गए। वॉरशिप से तुरंत दर्जनों ड्रोन्स उड़ाए गए ताकि फॉग के अंदर की तस्वीरें साफ आ सकें। लेकिन जब एक ब्लैक एंड व्हाइट आर्मोर वाला कमांडर कैमरा की तरफ देखने लगा तो उसने सिर्फ अपना हाथ हिलाया और एक इनविजिबल शॉकवेव निकली, जिसने सारे ड्रोन्स को एक ही झटके में तबाह कर दिया। ये फुटेज वॉरशिप तक पहुंच गई और वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह स्टन रह गए। ये क्या चीजें हैं? फर्स्ट मेट ने घबराकर कहा, हेडक्वार्टर्स को फौरन रिपोर्ट करो। वॉरशिप पर लेवल 1 अलर्ट लग चुका था। मेन गन उठाई गई और जिंगडाओं की डायरेक्शन में एम किया गया। लेकिन सिल्वर आर्मोर वालों में से लीडर ने इशारा किया और तुरंत एक ब्लैक एंड व्हाइट आर्मोर वाला कमांडर कुछ साइन आर्मोर्ड सोल्जर्स के साथ वॉरशिप की तरफ बढ़ गया। वॉरशिप की मेन गन बस उठाई ही गई थी इंटिमिडेशन के लिए, लेकिन तभी वो ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर अपनी पीठ से एक अजीब वेपन निकालता है और हवा में एक इनविजिबल स्लैश करता है और वॉरशिप सीधा बीच में से कट जाता है। कोलंबिया का वो $1 अरब वाला सुपर वॉरशिप सिर्फ एक साइलेंट अटैक में टोफू की तरह स्प्लिट हो गया। अब वॉरशिप पूरी तरह केओस में था।
सोल्जर्स अपनी कॉम्बैट सूट्स पहनकर फ्लाइंग डिवाइसेस से इवैक्यूएट करने लगे। कुछ लोग लड़ाई की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साइन आर्मोर्ड वॉरियर्स ऐसे आए जैसे लोकस्ट स्वार्म और सारे ह्यूमंस को कीड़ों की तरह कुचलते गए। एक लेफ्टिनेंट कर्नल जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 9300 थी, वो अपने जाइंट क्रॉस के साथ लड़ा, लेकिन एक साइन आर्मोर्ड सोल्जर ने सीधा उसके सीने को चीर दिया। पफ, उसके लंग्स और ऑर्गन्स हवा में उड़ गए और उसकी आंखों की रोशनी फेज हो गई। एक कैप्टन जो आमतौर पर हीरो बनकर आखिरी दम तक लड़ता, यहां एक नॉर्मल एलियन सोल्जर से भी हार गया। और ये सब सिर्फ एक वॉरशिप पर नहीं। फॉग वैली के आसपास कम से कम 5 और वॉरशिप्स भी ऐसे ही अटैक में फंस चुके थे। चैप्टर 87 ब्लड, खून। इस ग्रह की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले वॉरशिप्स भी उन लंबी पूंछ वाले ह्यूमैनॉइड क्रीचर्स के सामने कागज की नाव की तरह लग रहे थे। ब्लैक एंड व्हाइट आर्मोर में कमांडर ने साइन आर्मोर वाले सैनिकों की लीड करते हुए वॉरशिप्स को कुछ ही समय में तबाह कर दिया। ये कोई मासकर नहीं था, नहीं इन एलियंस को इंसानों में कोई दिलचस्पी थी। उन्होंने बस काम खत्म किया, सोल्जर्स को मार डाला और फिर उड़कर वापस 5 सिल्वर आर्मोर लीडर्स के पास लौट आए। सिल्वर आर्मोर पहनने वाले पांचों ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ फुसफुसाहट जैसी भाषा में बात की। फिर वे 5 चांदी की रोशनियां बनकर 5 अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। उनके पीछे ब्लैक व्हाइट और साइन आर्मोर वाले भी ऑर्डरली फैशन में अलग अलग डायरेक्शंस में बंट गए। एक 100 सोल्जर्स की टीम सीधे कोलंबिया नवल बेस की तरफ बढ़ी। बाकी फोर्सेस नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट चाइना सी रीजन की ओर चली। फॉग वैली के आसपास गश्त कर रहे वॉरशिप्स ने जो भी देखा, उसकी रिपोर्ट तुरंत इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट तक पहुंची और वहां से टॉप लीडरशिप को अलर्ट भेजा गया। लेकिन सुप्रीम कमांडर ली ग्वेंगजियाओ उस वक्त गहरी नींद में थे। जब गार्ड उनके पास खबर लेकर आया तो दूसरे ने कहा, डब्ल्यूयू के आसपास कुछ चेंजेस है, पहले बाकी सीनियर ऑफिसर्स को बता दो। कमांडर अभी अभी सोए हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। यहां एक रीजन के सुप्रीम कमांडर का रेस्ट हर चीज से ज्यादा जरूरी माना जाता है। वैसे भी अपोकलिप्स के 3 साल बाद जिंगडाओ से न्यूज आते रहते थे, तो किसी को बहुत चिंता नहीं थी। और फिर जिंगडाओ दूर भी तो है, दोगाई सिटी को फौरन तो कोई खतरा नहीं। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। उन्हें अंदाजा था कि हालात गंभीर हैं, लेकिन काम करना यहां उतना मायने नहीं रखता जितना कि तमीज से पेश आना। गलती से भी कमांडर को जगा दिया तो बाद में उनकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। इस वजह से वो अर्जेंट अलर्ट बस ऊपर नीचे सर्कुलेट होता रहा, और जब तक एक नेवी मेजर जनरल की नजर पड़ी, तब तक वो सिल्वर आर्मोर एलियन सैकड़ों सैनिकों के साथ समंदर के ऊपर उतर चुका था। दोगाई सिटी का मिलिट्री रडार बड़े जहाज डिटेक्ट कर सकता था, लेकिन छोटे ह्यूमैनॉइड टारगेट्स को नहीं। रात के वक्त वो सिल्वर आर्मोर वाला एलियन अपने ट्रूप्स के साथ दोगाई सिटी के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा था। दोगाई सिटी की सुरक्षा दीवारें बहुत मजबूत थी, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनी हुई, 8 मीटर मोटी, और वॉरशिप्स चारों ओर खड़ी थी। फिर भी एलियन ऊपर से किसी सैंड कैसल की तरह इस शहर को देख रहा था। शहर का ज्यादातर हिस्सा सो चुका था, मगर एलीट्स और रिच लोगों की कॉलोनीज में अब भी रोशनी और मौज मस्ती चल रही थी। एलियन ने सिर्फ 500 मीटर की दूरी से शहर का नजारा देखा, जैसे कोई विजिटर हो। लेकिन यही उसकी बड़ी गलती थी। दोगाई की डिफेंस सिस्टम ने उसे डिटेक्ट कर लिया। तुरंत नीचे से तोपें और गन्स गरज उठीं। एलियन, जिसे इंजिया कहा गया, ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके एक साइन आर्मो सोल्जर ने इनविजिबल बैरियर लगाकर पूरी फायर पावर रोकी दी। इंजिया ने गला खंखारते हुए हम की आवाज की, जैसे कोई नाराज बच्चा जिसे तंग किया गया हो। अब वो नजारा देखना बंद करता है और एकदम नीचे सिटी वॉल की तरफ गिरता है, जैसे कोई कैनन बॉल। बूम! उसका शरीर दीवार से टकराया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। सिटी की डिफेंस फोर्स आ चुकी थी, पूरी तरह से अलर्ट। कानून साफ था, अनऑथराइज्ड अप्रोच डेथ।
इंजिया ने धीरे से अपना दाया हाथ उठाया और सभी ह्यूमन सोल्जर्स की बॉडीज बलून की तरह फूलने लगी। पफ पफ पफ, एक एक करके सोल्जर्स फटने लगे, जैसे गर्मी में धूप से फटा हुआ वाटरमेलन। उनके यूनिफॉर्म से खून बहने लगा, लेकिन वो खून जमीन पर गिरने के बजाय हवा में तैरते हुए इंजिया की ओर जाने लगा, जैसे उसकी ओर खिंच रहा हो। फायर फायर, एक स्क्वाड लीडर चिल्लाया। दिस इज दोघाई सिटी। कोई एलियन यहां सर्वाइव नहीं कर सकता। वो जानता था ये एलियन खतरनाक है, मगर वो भी अपनी आखिरी गोली तक लड़ने को तैयार था। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, उसका शरीर भी फट गया। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों सोल्जर्स मर चुके थे। उनके एक्सप्लोडेड बॉडीज से निकला खून हवा में लाल लहरों की तरह उड़ते हुए एलियन के पास जा रहा था। इंजिया के हाथ में अब एक बड़ा सा ब्लड स्रीयर बन चुका था और उसके पीछे खड़े सभी सैनिक चुपचाप खड़े थे, जैसे किसी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हों। दोघाई की मिलिट्री डिसिप्लिन सच में कमाल की थी। इतनी भयानक मौतों के बाद भी कोई पीछे नहीं हटा। लेकिन अब ईस्ट चाइना सी का स्पेशल फोर्स सी ड्रैगन यूनिट बैटलफील्ड में उतरा। एक साहसी सोल्जर चिल्लाया, तू चाहे जो भी हो, दोघाई सिटी में बवाल नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले कि वो अपनी हेरोइक स्पीच पूरी करता, उसका शरीर भी वही फट गया। चैप्टर 188, वल्नरेबल। कमजोर। सिल्वर आर्मोर एलियन की हथेली में जो खून जमा हो रहा था, अब वो एक छोटे से मोती जैसे स्रीयर में कॉम्प्रेस हो चुका था। वो सिटी वॉल पर आराम से टहलता रहा, जैसे किसी पार्क में इवनिंग वॉक कर रहा हो। नीचे से गोलियों की बारिश हो रही थी, मगर उसके लिए वो सिर्फ प्लेफुल ड्रिजल थी, मजाक। उसकी नजरों में इंसान कोई खतरा ही नहीं थे, चाहे वो आम सैनिक हो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पाव वाले हों, या डेप्यूटी कैप्टन्स जिनका एबिलिटी इंडेक्स 9,000+ हो। वो बस चलता गया और हर सोल्जर उसके पास आते ही फटने लगा। उनके शरीर लिटरली एक्सप्लोड हो जाते और खून की रेखाएं बनकर हवा में उड़ती। वो सारे खून की धाराएं मिलकर एक लाल जाल बन चुकी थी। पूरे दोघाई सिटी में बीप 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 करती वार्निंग साइंस बजने लगी। लोगों को पहली बार पता चला दुश्मन शहर के दरवाजे पर है, मगर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे। दोघाई सिटी तो देश के सबसे मजबूत शहरों में से एक था। 3 साल के अपकलिप्स के बाद भी कोई यहां तक नहीं आ सका। लोगों को शांति की आदत लग चुकी थी। मिलिट्री ड्रिल्स रोज होती थी, लेकिन ऐसी रील अलार्म पहले कभी नहीं सुनी गई। आम लोग घरों में छिप गए, खिड़की से बाहर झांकते हुए बस दुआ करने लगे कि ये संकट जल्दी टल जाए। पूरे शहर में आर्मी ने कमर कस ली थी। वेपन्स एक्टिवेट हो गए। थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स को रातों रात मोबिलाइज किया गया और साउथ ईस्ट सिटी वॉल की ओर भेजा गया। लेकिन जो सोल्जर्स पहले से वहां थे, वो तो ऑलरेडी हार मान चुके थे। सिल्वर आर्मोर एलियन जैसे किसी देवता की तरह नजर आ रहा था। कोई उसे पल भर के लिए भी रोक नहीं सका। उनके लिए ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई डेथ कर्ज है। जो भी पास जाता वो एक्सप्लोड हो जाता। बूम! एक आर्म्ड फाइटर जेट ऊपर से आया। दरवाजा खुला और एक जवान उतरा, व्हाइट कॉम्बैट यूनिफॉर्म में। सभी सोल्जर्स चीयर कर उठे, क्योंकि आया था व्हाइट टाइगर, दोघाई सिटी के 4 डिवाइन स्पिरिट्स में से एक। व्हाइट टाइगर ने नीचे देखा, जहां कॉर्पसेस बिछी थी, स्ट्रेंज टेल्ड आर्मोर्ड क्रीचर्स घूम रहे थे। उसका माथा तुरंत सिकुड़ गया। जो दोघाई सिटी पर हाथ डालेगा वो मरेगा। ये कहकर वो सीधा ऊपर से नीचे कूदा। हवा में ही उसके दोनों हाथों में एनर्जी इकट्ठा होकर एक विशाल सिल्वर लाइट बॉल बन गया, जो उसने सीधा एलियन पर फेंका। एलियन ने सिर उठाया और बस एक नजर डाली। पफ! व्हाइट टाइगर की बॉडी हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गई। सोल्जर्स की हिम्मत टूट चुकी थी। दोघाई सिटी टॉप कॉम्बैट पावर 9700 इंडेक्स वाला पावर यूजर एक ग्लांस में मर गया। इंजिया थोड़ा बोर हो चुका था शायद। उसके गले से फिर एक अजीब सी आवाज निकली, किसी अननोन लैंग्वेज में।
डिस्ट्रॉय दिस प्लेस। फिर उसकी आंखें नीली चमकने लगी, जैसे ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल से बनी हो। उसने चारों ओर देखा, कुछ ढूंढने की तरह। फिर उसने अपने नीचे जमा खून से एक खून की नदी बना ली, जो उसे दोघाई सिटी के नॉर्थ वेस्ट की ओर ले गई। इन जिया के जाने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट आर्मो ने अपनी अजीब सी तलवार उठाई और एक स्विंग मारा। नीचे सिटी वॉल के बाहर हजारों इंसानी सोल्जर्स जुटे थे। मिसाइल्स भी आसमान से इन पर एम कर रही थी। किल देम ऑल, बस इतना बोला, और उसके पीछे के सारे ग्रीन आर्मोर वाले एलियन सोल्जर्स एकदम एक्साइटेड हो गए। कुछ आसमान में उड़कर फाइटर जेट्स को काट डाला अपने क्लॉस से। कुछ जमीन पर कूदे और हाथों में तलवारें लेकर स्लॉटर मोड में चले गए, जैसे तरबूज काट रहे हों। हर एलियन सोल्जर की अपनी यूनिक पावर थी, लेकिन ज्यादातर ने एक कॉमन तरीका अपनाया। उनके पीछे टैक्टिकल बैकपैक जैसा कुछ था, जो काफी हाईटेक लग रहा था। साइड का बटन दबाते ही एक वाइट ट्रांसपेरेंट ट्यूब बाहर निकली। उसे पकड़कर उन्होंने इंसानी सोल्जर्स की तरफ एम किया। कोई ट्रिगर नहीं दबाया, पर ट्यूब से लाइट रेड बीम निकली। जहां से गुजरी, वहां सोल्जर्स की पूरी बॉडीज कॉम्बैट यूनिफॉर्म के बावजूद सपाट गोल छेद बनाकर पिघल गई। दोघाई सिटी में अब पूरी तरह से तबाही मच चुकी थी। कमांडर ली गुजाओं के गार्ड्स अब और डिले नहीं कर सके। सीनियर मिलिट्री ऑफिसर से डरते हुए उन्हें जगाया गया। वो बस पजमा में कमांड सेंटर पहुंचे और सर्वेलेंस फुटेज देखकर उनका चेहरा फीका पड़ गया। ये लोग हैं कौन? पूरे वर्ल्ड ने कभी इन जैसे एलियंस के बारे में नहीं सुना। कोलंबिया के सीक्रेट ट्रूप्स तो नहीं? किसी ने पूछा। नहीं, ये जिंगडाओ से आए हैं। आज उन्होंने हमारे पेट्रोल वॉरशिप्स और कोलंबिया की फ्लीट को खत्म कर दिया। ली ग्वैंगजियाओं की नीली आंखें फैल गई। मतलब जिंगडाओ के अंडरग्राउंड क्रीचर्स अब बाहर आ चुके हैं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, XUANW और जिंगलोंग को नोटिफाई करो। सिर्फ वही इन क्रीचर्स से निपट सकते हैं। इससे पहले कि कोई और पूछे, किंगलोंग और जू के पहले से सपोर्ट के लिए निकल चुके थे। XUANW का आकार बहुत बड़ा था। वो दोघाई सिटी के पास के समंदर तक पहुंच चुका था। फॉग वैली से आए क्रीचर्स को देखकर उसके मन में एक ही सवाल था, क्या गेट कीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड भी आया है? अगर वो भी यही है, तो क्या मैं इस संकट को रोक सकता हूं? चैप्टर 1589, सुपीरियर जाति का अपमान। दोघाई सिटी के एक कोने में लड़ाई की आवाज आसमान तक गूंज रही थी, और पूरा आसमान फाइटर प्लेन्स और फ्लाइंग शेल से भरा हुआ था। WU वॉरियर्स ने दोघाई सिटी में बर्बर क्लेम शुरू कर दिया था। यहां तक कि सबसे आम किंग जिया वॉरियर्स की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस भी इंसानी कैप्टन्स के लेवल तक पहुंच चुकी थी, जो एलियंस और एलीट वॉरियर्स कहलाते थे। उनके सामने ये बस थोड़े ज्यादा ताकतवर कीड़े लग रहे थे। शुक्र था कि दोघाई सिटी के पास हुआशु किंगडम की सबसे टॉप आर्म्ड फोर्सेस मौजूद थी। अब बड़े बड़े मिसाइल्स, एक्सीडेंटल इंजरीज की चिंता किए बिना सीधे इस इलाके पर अर्जेंटली बॉम्ब फेंकने लगे। इससे उन्होंने थोड़ा बहुत आगे बढ़ना रोक दिया। लेकिन भले ही ऑर्डिनरी किंग जिया वॉरियर्स को रोका जा सके, कोई भी सिल्वर आर्मोर वाले एलियन की एग्जैक्ट पोजीशन ट्रेस नहीं कर पा रहा था। वो ब्लड रिवर चला रहा था और सीधा नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ रहा था। उसी डायरेक्शन में किंगलोंग ने अपने आप को फैंटेसी बीस्ट स्पीशीज के रूप में बदल लिया था, वीक वाटर ग्लेज्ड ड्रैगन गॉड, और उसकी पीठ पर सुजाकू, जू के सवार थी। दोनों तेजी से उसकी तरफ जा रहे थे। ड्रैगन गॉड का विशाल शरीर हवा को चीरता हुआ तेजी से उड़ रहा था। कुके ने भी अब अपनी लड़ाई वाली पोस्चर ले ली थी। उसकी लंबी काली जुल्फे अब उसकी एबिलिटी की वजह से आइस ब्लू में बदल गई थी और हवा में पीछे लहरा रही थी। उसने किंगलोंग से कहा जा रहा है कि जो लोग आए हैं वो मिस्ट वैली के रहस्यमयी जीव है। क्या ये उसी घटना की वजह से है? इन शब्दों का मतलब सिर्फ वही दोनों समझ सकते थे। पिछली बार जब मिस्ट वैली में हलचल हुई थी, जू के और किंगलोंग ने टीम को वहां लीड किया था।
अंडरग्राउंड में घुसने के बाद जू के लगभग मर ही गई थी। आखिर में किंगलोंग ने अपनी जान जोखिम में डालकर अबिस में घुसकर सबको बचाया था। उसी लड़ाई में किंगलोंग को सोर्स ऑफ गॉड का एक हिस्सा मिला था। शायद उसी वक्त उसे फॉग वैली के नीचे की मिस्टीरियस शक्ति ने टारगेट कर लिया था। किंगलोंग थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, सोर्स ऑफ गॉड बेहद कीमती चीज है। मुझे लगा था कि वो इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, लेकिन ये तो युद्ध छिड़ गया। अगर पहले पता होता तो मैं ये हासिल ही नहीं करता। जूके ने सिर हिलाया और दूर दिख रहे आर्टिलरी फायर को ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, अब ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया की हर बड़ी ताकत अब सोर्स ऑफ गॉड के पीछे है और ज्यादा इप्सिलॉन लेवल एलियंस बनाना चाहती है। हमने कुछ गलत नहीं किया, बस ये नहीं सोचा था कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड के क्रीचर्स इतनी बड़ी स्केल पर ह्यूमन टेरिटरी पर हमला कर देंगे। अचानक किंगलोंग की आंखें सिकुड़ी और उसका विशाल शरीर हवा में रुक गया। उसने अपने आप को मोड़ा और गहरी आवाज में कहा, कोई आ रहा है। जूके ने ऊपर देखा। दूर अंधेरे आसमान में एक लाल रेशमी ब्लड रिवर तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। उसके ऊपर खड़ा था एक ह्यूमैनॉइड क्रीचर सिल्वर आर्मोर में, लगभग 4 से 5 मीटर लंबा और एक मोटी लंबी टेल के साथ। दोनों चौंक गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये क्रीचर्स उसी मिस्टीरियस सिविलाइजेशन से हैं जो फॉग वैली के नीचे है। जूके के हाथों में स्पेशली मेड सिल्वर ग्लोव्स उभर आए, जिनमें नीली आइस क्रिस्टल्स चमक रही थी। वो तैयार थी किसी भी वक्त एक जोरदार हमला करने को। हालांकि उसकी आइस फ्लेम एबिलिटी अभी उस बाउंड्री को पार नहीं कर पाई थी, लेकिन अगर सामने वाला जरा भी चूका तो इप्सिलॉन भी उससे घायल हो सकता था। सबसे पहले उसने अटैक नहीं किया, बल्कि दूर समंदर में मौजूद XUANW को कांटेक्ट किया। XUANW दुश्मन दोघाई सिटी तक पहुंच चुका है। इंजिया उनके सामने रुक गया और किंगलोंग के विशाल शरीर को बेहद शांत नजरों से देखने लगा। हालांकि साइज में वो किंगलोंग से बहुत छोटा था, लेकिन जिस तरह इंजिया उसे देख रहा था वो ऐसे था जैसे कोई विशालकाय एक कीड़े को घूर रहा हो। XUANW की आवाज आई, जब मैं जमीन पर आऊंगा मेरी एबिलिटी काफी कमजोर हो जाएगी। पहले तुम लोग उसका स्ट्रेंथ और एबिलिटीज का अंदाजा लगाओ। मैं स्ट्रेंथ जमा करता हूं और XUAN ग्वैंग कैनन से तुम्हें सपोर्ट दूंगा। जू के भी अपने दिल में लाचार महसूस कर रही थी, लेकिन वो समझती थी कि जमीन पर XUANW की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस उतनी पावरफुल नहीं होती जितनी पानी में होती है। सबसे जरूरी काम था दुश्मन की ताकत और एबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना। इंजिया ने अपने हाथों को सीने पर बांध रखा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अटैक करने वाला है। उसके मांस के नीचे से एक अजीब सी आवाज निकली, गूंजती हुई, धीरे धीरे बदलती हुई, और कुछ बार रिपीट होने के बाद वो हुआशु कंट्री की भाषा में बदल गई। ये भाषा क्या तुम लोग ही यूज करते हो? किंगलोंग और जहू के चौंक उठे। सामने वाला न सिर्फ इंटेलिजेंट क्रीचर था, बल्कि शायद इंसानों से कहीं ज्यादा एडवांस था। उसने इतनी जल्दी इंसानी भाषा सीख ली थी। किंगलोंग ने गहरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? दोघाई सिटी क्यों आए? हमारे लोगों को क्यों मारा? हमारा शहर क्यों तबाह किया? इंजिया हल्के से मुस्कराया और अपना दाहिना हाथ फैलाकर बोला, ओ, पहले तो तुमने ही हमारे वुल्वान एम्पायर पर हमला किया, बार बार हमें परेशान किया और हमारे मैसेंजर को भी मार डाला। किंगलोंग एक पल को चुप हो गया। वास्तव में जब उन्होंने मिस्ट वैली को खोजा था, सारी ताकतों ने उसे एक बेशकीमती खजाने की तरह देखना शुरू कर दिया था। हर कोई ओनरशिप की लड़ाई में कूद पड़ा। जहां तक फॉग वैली के नीचे रहने वाले जीवों का सवाल था, किसी ने भी उनकी राय जाननी जरूरी नहीं समझी थी। अगर यह साबित हो जाता कि वो एक कमजोर सिविलाइजेशन है, तो नतीजा साफ था, पूरी तरह से मिटा दी जाती और उनके सारे रिसोर्सेस लूट लिए जाते। लेकिन फिर भी किंगलोंग ने कहा, हमने तुम्हारे उस मैसेंजर को नहीं मारा।
इंजिया की आवाज अब भी धीमी और शांत थी। गलत मत समझो, मुझे बस ये दिलचस्प लगा कि तुम जैसे कमजोर प्राणी भी बुद्धि और सिविलाइजेशन रखते हो। ये मेरी तुम्हारी जाति से पहली बातचीत है, इसलिए मैंने कुछ और बातें कर ली। लेकिन सच कहूं तो तुम्हारी बातें और सोच मुझे कोई फर्क नहीं डालती। मैं यहां सिर्फ एक मकसद से आया हूं, तुम्हें नष्ट करने। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसमें ब्लड की एक ग्लोइंग लाल गेंद बन गई। तुम्हारे अंदर भी WUG की गंध है। मैं तुम्हें वापस ले जाकर पहले स्टडी करूंगा। जैसे ही इंजिया ने ये कहा, किंगलोंग और जहूके दोनों ने महसूस किया कि उनके शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। उनका ब्लड फ्लो बहुत तेजी से बढ़ने लगा और एक अजीब एनर्जी के प्रभाव में खून जैसे नसों से बाहर फटने की कोशिश कर रहा था। किंगलोंग गरजा और उसका पूरा शरीर सोने की रोशनी से भर गया। उसका शरीर लगभग पारदर्शी हो गया, जैसे कोई नाजुक सी सोने की मिट्टी से बना हो। झूके ने भी एक प्यारी लेकिन जोरदार चीख मारी। उसके बाल आसमान में उड़ने लगे और उसकी पूरी बॉडी नीली आइस फ्लेम में ढक गई। उस अजीब एनर्जी को उन्होंने अपने शरीर के बाहर रोक लिया था और फिलहाल एक्सप्लोजन और मौत के खतरे से बच गए थे। चैप्टर 1590 रहस्यमयी प्रकाश तोप। किंगलोंग और झूके ने अपनी सारी ताकत लगा दी और बड़ी मुश्किल से उस अजीब एनर्जी एरोजन की फीलिंग को रोक पाए। यिंजिया ने एक लंबी सांस ली, जैसे कि सामने खड़े इन दोनों लोगों की ताकत ने उसे थोड़ा सा सरप्राइज किया हो, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ही। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसमें धीरे धीरे खून की एक गेंद बन गई। अचानक उस ब्लड ऑर्ब से दर्जनों खून के तीर निकले और एक ही पल में हवा चीरते हुए दोनों के सामने आ पहुंचे। उन तीरों की स्पीड इतनी तेज थी कि किंगलोंग और झूके को रिएक्ट करने का भी वक्त नहीं मिला। किंगलोंग ने बिना झिद के अपने विशाल शरीर को कुके के सामने कर दिया और उसी समय वीक वाटर ग्लेज्ड ड्रैगन गॉड की शक्ति एक्टिवेट कर दी। उसके आसपास की स्पेस मुड़ने लगी, जिससे सारे अटैक्स उसकी स्किन से फिसल कर निकल जाए। लेकिन इस बार उसकी ये शक्ति बेअसर रही। वो ब्लड एरोज इतनी धारदार और शक्तिशाली थी कि सीधे उसके शरीर को चीरती चली गई और एक ही झटके में उस विशाल शरीर पर दर्जनों गहरे घाव हो गए। अगले ही पल वीक वाटर ग्लेज्ड ड्रैगन गॉड का शरीर खून से लथपथ हो गया। ग्रा किंगलोंग की दर्द भरी दहाड़ गूंजी। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर का सारा खून बहुत तेजी से बाहर खिंच रहा है। इप्सिलॉन लेवल तक प्रमोट होने के बाद यह पहली बार था जब उसे इतनी भयानक चोट लगी थी। किंगलोंग, कुके ने घबरा कर पुकारा और तुरंत अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। नीले रंग की ब्लू फ्लेम्स उसके पूरे शरीर से फैल गई और झटपट किंगलोंग के पूरे शरीर को ढक लिया ताकि वो रेड ब्लड एरोज डिसोल्व हो सके। लेकिन ये कोशिश वैसी थी जैसे एक छोटी सी मोमबत्ती से आर्कटिक की एटर्नल आइस को पिघलाने की कोशिश की जाए। असर बहुत कम था। किंगलोंग ने भी पूरी ताकत से विरोध किया और अचानक गोल्डन सुपर पावर से फट पड़ा। उसने जोर लगाकर सारे ब्लड एरोज को अपने शरीर से बाहर धकेल दिया। छोड़ दो ये संघर्ष, तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है, यिंजिया ने ठंडी आवाज में कहा। शुरू से लेकर अब तक वो सिर्फ किंगलोंग से बात कर रहा था, जैसे जहू के तो वहां मौजूद ही न हो। इप्सिलॉन लेवल तक न पहुंचे हुए कोई भी इनह्यूमन उसकी नजरों में काबिले गौर नहीं थे। इंसान की आंखें चींटियों को तो देख सकती है, लेकिन बैक्टीरिया को कौन देखता है? लेकिन किंगलोंग भला इतनी आसानी से हार मानने वाला था? उसने अपना विशाल शरीर ऊपर उठाया। उसके पेट से एक तेज रोशनी उठी जो उसकी लंबी गर्दन से ऊपर चढ़ती हुई एक चमकदार गोल्डन लाइट में बदल गई और फिर उसके मुंह से निकलते ही सामने की पूरी स्पेस को ढक लिया। ये एक भारी एनर्जी कैनन थी जो सब कुछ चीरती चली गई और सीधा यिंजिया के शरीर को घेर लिया। इस जबरदस्त एनर्जी ने दोघाई सिटी की रात को दिन की तरह रोशन कर दिया।
लेकिन जब रोशनी बुझी तो जो उन्होंने देखा वो था एक पूरी तरह से खून से बना हुआ स्टीयर, गाढ़ा, चमकदार, जैसे कोई लाल खून का जेमस्टोन। और उस गोल्डन अटैक से जरा भी डैमेज नहीं हुआ था। वो ब्लड जेड धीरे से खुला और एक आधे गोल का थ्रोन बन गया जिस पर यिंजिया बैठा था। उसने किंगलोंग की ओर देखा। मेरे सब्र की भी हद है, अब बहुत हुआ मजाक। किंगलोंग और जू के इस वक्त बेहद हताश थे। अब उन्हें सच में महसूस हुआ कि उनके और इस दुश्मन की ताकत में कितना बड़ा फर्क है। इसी पल जहूके ने आसमान की तरफ देखते हुए जोर से चीखा, XUANW। दोगाई सिटी के बाहर समंदर की लहरें तेजी से उठ रही थी। समंदर का लेवल 100 मीटर तक बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि अब पूरा शहर कभी भी डूब सकता है। उन भयानक डार्क वेव्स के बीच XUANW का विशाल शरीर एंशंट बीस्ट की तरह हवा में लटका हुआ था। उसकी नजरें सिटी के बीच खड़े यिंजिया पर जमी हुई थी। और फिर उसने अपना मुंह धीरे धीरे खोला। चार्ज कंप्लीट। एक्सुअंगुआंग कैनन। फायर। उसके मुंह से निकली एक काली रोशनी बिजली की तरह तेजी से आसमान और जमीन को चीरते हुए यिंजिया की तरफ बढ़ी। यिंजिया ने धीरे से पीछे देखा और उस ताकतवर हमले को देखकर अपना एक हाथ उठाया ब्लॉक करने के लिए। ब्लड रिवर अब एक आधा गोल शील्ड में बदल गई और उसके सामने आ गई। बूम! ब्लैक लाइट कैनन उस ब्लडी शील्ड से टकराई और एक जबरदस्त एक्सप्लोजन की आवाज आई। यिंजिया का चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर पहली बार एक हिलचल दिखी, क्योंकि उसके शील्ड पर एक दरार आ गई थी। क्रैक! ब्लड शील्ड एक झटके में टूट गया और एक्सुअंगुआंग कैनन सीधे यिंजिया के शरीर से टकराई। पूरे शरीर को लपेटते हुए वो धमाका हुआ और दोगाई सिटी के सेंटर में एक ब्लैक सन की तरह एक्सप्लोजन उठ खड़ा हुआ। किंगलोंग और जू के पहले ही सेफ रेंज तक पीछे हट चुके थे। ब्लैक सन ने 10 किलोमीटर के रेडियस में जमीन को निगल लिया और जो कुछ वहां था सब तबाह कर दिया। किंगलोंग और जूके का दिल टूट गया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस हमले में दोगाई सिटी के कई रेजिडेंट्स मारे गए होंगे। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर उन्होंने दुश्मन को जल्दी नहीं रोका तो पूरा दोगाई सिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता था, क्योंकि डब्ल्यूग्यू की मिस्टीरियस सिविलाइजेशन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि कोई उन्हें नहीं रोक सकता था। सब लोग समझ चुके थे ये लड़ाई कितनी बेरहम है। दूसरी तरफ वाले इंसान नहीं है, उन्हें आम लोगों की कोई फिक्र नहीं। वो सबको मार देंगे बिना किसी गिल्ट के। ये एक रेसस की लड़ाई है और इसमें हमेशा या तो जिंदगी बचती है या मौत मिलती है। किंगलोंग, XUANW और जू के तीनों की नजरें अब उसी विशाल गड्ढे पर थी जहां अभी अभी हमला हुआ था। XUANW की वो ब्लैक लाइट कैनन उसकी पूरी ताकत से भरा एक फैटल ब्लो था। अगर इससे भी कोई असर न हुआ तो परिणाम बहुत बुरे हो सकते थे। बहुत देर बाद एक्सप्लोजन का धुआं छंटा और जमीन पर एक विशाल आधा गोल गड्ढा नजर आया। फिर यिंजिया का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठता दिखा। उसका सिल्वर आर्मोर अब बिगड़ चुका था और वो खुद भी थोड़ा परेशान सा लग रहा था। हालांकि एक्सुअंगुआंग कैनन ने उसे मारा नहीं, लेकिन हमला असरदार था। यिंजिया ने दोगाई सिटी के बाहर समंदर में लहराते हुए XUANW की ओर देखा और उसकी आंखों में पहली बार गंभीरता आ गई। भले ही उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन अगर किसी बच्चे के हाथ में भी तेज चाकू हो तो बड़े भी जख्मी हो सकते हैं। ये सी मॉन्स्टर इतना ताकतवर नहीं लग रहा था। क्या ये कोई स्पेशल वेपन है? यिंजिया ने खुद से बड़बड़ाया। जूके ने यिंजिया की हालत देखी। उस पर असर तो पड़ा था, लेकिन उसकी मूवमेंट्स अभी भी तेज थी। उसने दांत भींचते हुए XUANW से कहा, टाइनवे वेपन्स लॉन्च करना जारी रखो। हुआशु कंट्री के ईस्ट चाइना सी रीजन में न सिर्फ पावरफुल एलियंस हैं, बल्कि उनकी आर्म्ड फोर्सेस भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली है। 3 साल पहले दुनिया के अंत के बाद
एलियंस का उभरना उन फोर्सेस को पीछे छोड़ने लगा जो कभी पूरी दुनिया में ऑर्डर बनाए रखते थे। लेकिन एलियंस इवॉल्व करते जा रहे हैं, इसलिए इंसानों ने भी हथियारों पर रिसर्च रोकनी नहीं छोड़ी। टाइन वे वेपन्स खासतौर पर इप्सिलॉन लेवल एलियंस से लड़ने के लिए बनाए गए हैं। इन्हें आप समझ सकते हो जैसे ये एक गॉड ऑफ डेथ जैसा हथियार है, बस शॉर्टर रेंज और स्मॉलर इंपैक्ट एरिया के साथ।